जैन गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेविक जीडी डीबी का जो प्रैक्टिस साइंस है, जो कि दोस्तों आपका नेविक जीडी डीबी में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि दोस्तों जो कि चैप्टर नंबर आपका मैकेनिक्स से जो आपका काइनेमेटिक्स और दोस्तों मोशन अंडर ग्रेविटी से आपका क्वेश्चन जितने भी बनते हैं नेविक जीडी और डीबी में, वो सारे हम क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मैक श्योर बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें काइनेमेटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है दोस्तों, एक तोप का गोला दागा गया है। ठीक है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति, एक गति का किसका मतलब इस गति का जो बताना है दोस्तों, इस गोले का जो गति होगा वो कैसा होगा, और इसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर ये कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उस गोले को कहा जाता है आपका प्रक्षेप्य गति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है। ठीक है, इसका उदाहरण की बात करें यानी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले प्रक्षेप गति का जो पॉइंट है, पॉइंट वाइज सुन लीजिए। ठीक है, जो सदैव प्रवलयकार होता है उसे प्रक्षेप गति कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों तोप का गोला दागा गया या प्रक्षेप गति है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का। तो इसका जो एग्जाम्पल जो हो जाएगा, धनुष से छूटा हुआ बाण, ये आपका प्रक्षेप गति का एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, हवाई जहाज से बम गिराना, ये भी आपका प्रक्षेप गति का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, एक तोप से गोला दागना, ये आपका एग्जाम्पल है किसका दोस्तों, प्रक्षेप गति, यानी दोस्तों आपका एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल स्पीड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप डिफेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं कि दोस्तों कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे परीक्षा ऐप पर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ दोस्तों सारे एग्जाम डिफेंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिगार्डिंग हो, या दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप से रिगार्डिंग हो, ठीक है, या एनडीए ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं, या इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी जीडी डीवी, या दोस्तों आपका इंडियन नेवी का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको इंडियन एसएसआर, इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर, या दोस्तों आप एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए दोस्तों आप बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए जो यहाँ बेस्ट यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, जो कि आपको 50% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको 50% यहाँ डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप दोस्तों JD50 यूज़ करते हैं तब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, जो कि आपका जो यूज यहाँ पे JD50 यूज कोड करते हैं तो आपको 50% आपको हर टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप आसानी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों बताना है, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दोस्तों बताना न्यूटन का जो पहला नियम है वो एक और नियम के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा नियम है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों, आघूर्ण का नियम, घर्षण का नियम, जड़त्व का नियम और गति का नियम। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो आपका जड़त्व का नियम के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों न्यूटन का पहला नियम ना देखकर दोस्तों आपको बोल दिया जाए कि जड़त्व का नियम किस पर आधारित है तो आपको बता देना है। ठीक है, जो कि आपका न्यूटन के आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक तोप फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हट जाती है। ठीक है, दोस्तों बताना कि एक तोप जब फायरिंग होता है तो फायरिंग होने के बाद जो आपका पीछे की ओर हट जाता है उसका कारण आपको बताना है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं इसका कारण हटाने का कारण दोस्तों वो क्या है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इसका यहाँ पे कि यहाँ पे जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो यहाँ पे जो है आप फॉलो करेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करना आपका क्या कहलाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फायरिंग, रॉकेट जो काम करता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि रॉकेट जो है वो किस नियम पर आधारित होता है। ठीक है, रॉकेट जो होता है दोस्तों संवेग के संरक्षण के नियम पर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो आपको बता दिए हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें, जब एक तो फायरिंग के बाद पीछे हट जाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी जो आपका है न्यूटन का तीसरा नियम जो कि आपका कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात करें एक्सेलरेशन का तो मतलब होता है त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, या दोस्तों आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेल, या दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, एंड दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल टू यस्टरडे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता क्या है तो दोस्तों यहाँ से आप देख लेंगे कि एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन होता है, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो लाता है दोस्तों उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर बात कर लेते हैं, जो त्वरण एक प्रकार का क्या है दोस्तों, त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों आपका क्या, त्वरण का जो है मात्रक, ठीक है। और यह एक प्रकार का सदिश राशि है, ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है मात्रा के व्युक्त, या दोस्तों आपका बल के व्युक्त, या दोस्तों मात्रा के समानुपाती, या दोस्तों आपका बल के समानुपाती, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात कर लेते हैं जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ यहाँ पे बल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिसप्रिंट है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, बी और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बल के व्युक्त कर्मानुपाती भी होता है और बल के समानुपाती भी होता है आपका कौन, एक्सेलरेशन, ठीक है। जो कि दोस्तों किसी भी वस्तु में के वेग में जो परिवर्तन लाता है वही एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और डी, कब आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप डिपेंड करता है कि ये कंडीशन क्या दिया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आपको मारना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बल के व्युक्त कर्मानुपाती भी होता है और बल के समानुपाती भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एंड डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आवेग किसके तुल्य होता है, ठीक है। आवेग किसके तुल्य होता है, तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों आवेग, ठीक है। तो आवेग देखेंगे कि आवेग का डिफिनेशन क्या होता है, आवेग कहते किसको है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों आवेग किसको कहते हैं, तो यहां से आप लोग बात कर लेते हैं जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए जो काम करता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों। यहां से अगर बात कर लेते हैं कि आवेग के डिफिनेशन जो है कि कोई भी बड़ा काम है, ठीक है, कोई भी बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए जो काम करता है, ठीक है, तो उस बल को समय अंतराल यानी टाइम पीरियड के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन किसका है, आवेग का, ठीक है। तो आवेग के जो होता है दोस्तों, आवेग का जो फॉर्मूला जो होता है, आवेग इज इक्वल टू जो होता है दोस्तों आपका बल इंटू समय अंतराल यानी टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है आवेग का, बल इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां से दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि शो कर रहा है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, वो आवेग कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का जो प्रतिरोध कम करने का वाला बल क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और जड़त्व, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि शो कर रहा है दोस्तों आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि आपका किसी वस्तु के सतह पर फिसलती हुई तो उसके बीच में जो गति जो प्रतिरोध कम करने के लिए कौन सा बल काम करता है, वो फ्रिक्शनल बल काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों स्थिर गति से गोलाकार मार्ग पर घूमने वाली बॉडी में क्या होता है, अस्थिर त्वरण होता है या अस्थिर वेग होता है या अस्थिर गति ऊर्जा होता है या दोस्तों स्थिर विस्थापन होता है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ए बॉडी मूविंग ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको बता देना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका स्थिर त्वरण है यानी स्टेडी एक्सेलरेशन, जो कि है जो कि आपका गति से गोलाकार मार्ग पे घूमने वाली बॉडी में होता है स्टेडी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एक स्थिर गति से जो गोलाकार मार्ग पर घूमने वाली बॉडी होती है उसमें हमेशा क्या होता है, स्थिर
स्थिर त्वरण होता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है आपका? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? ऑप्शन है असीमित, असीमित, ठीक है, सतह पर वजन से आधा, सतह पर वजन से 2 गुना, या आपका 0, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका किसी भी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, तो वह 0 होता है, यानी 0 होता है, ठीक है। इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद होना ही चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, किसी भी अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी का परिक्रमण करता है, ठीक है, तो भारहीनता में महसूस क्यों की जाती है? ऑप्शन है त्वरण के कारण, गतिहीनता के कारण, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, या दोस्तों आपका कक्षीय गति के कारण, ठीक है। तो बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका जीरो ग्रेविटी के कारण जब किसी अंतरिक्ष यान, ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण करता है तो आपका भारहीनता जो महसूस होता है वह जीरो ग्रेविटी के कारण ही महसूस होता है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया जा रहा है दोस्तों, बल अघूर्णन की एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेकेंड, या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहां से अगर बात कर लेते हैं करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर में आपका शो कर रहा है ए, जो कि आपका न्यूटन मीटर है, जो कि आपका टॉर्क का एसआई यूनिट है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी आपको याद रख लेना ए है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वही रहता है, ठीक है, नहीं चेंज नहीं होता। पृथ्वी का जो मास है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो रेडियस है दोस्तों वो 1% डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तब पृथ्वी के तल पर क्या जी का मान होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा, 2% घट जाएगा, या 0.5% बढ़ जाएगा, या दोस्तों आपका 0.9% घटेगा, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर के, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है, जो कि आपका 2% बढ़ जाएगा जब पृथ्वी का जो मास है वो सेम रहेगा, ठीक है, और जो रेडियस है दोस्तों 1% कम कर दिया जाएगा, यानी डिक्रीज कर दिया जाएगा, तब जी का मान 2% यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, या कोई चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है, द शेप ऑफ ए कैंडल फ्लेम इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विल बी स्फेरिकल, फ्लैटनेट, स्मॉलर, और दोस्तों आपका नो चेंज, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है, जो कि आपका गोलाकार, यानी दोस्तों आपका स्फेरिकल हो जाएगा। जब भारहीनता में अवस्था में जब मोमबत्ती ज्वाला क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कला अवधि क्या होती है? टाइम पीरियड, दोस्तों आपको बताना है कि पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, क्या होती है। ऑप्शन है दोस्तों आपका डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करता है, या मास पर डिपेंड करता है, या टाइम पर डिपेंड करता है, या दोस्तों आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है लोलक की कला अवधि जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है, जो कि आपका डिपेंड किस पर करता है दोस्तों, आपका लेंथ पर, आपका टाइम पीरियड जो है वो आपका पेंडुलम जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जा रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, या कोपरनिकस ने, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कि हु प्रोपोनेंट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका सर आइजैक न्यूटन ने जो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक में
ब्रेक के कार्य करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? ठीक है, बर्नौली का नियम कहलाता है दोस्तों, आर्किमिडीज का नियम कहलाता है, पास्कल का नियम, या दोस्तों आपका न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों जो कि आपका पास्कल के नियम पर आधारित होता है। आपका ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम पर यानी पास्कल लॉ पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपको शो कर रहा है, ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? ऑप्शन है रिजल्टेंट पावर के बराबर, रिजल्टिंग एनर्जी के बराबर, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, या दोस्तों आपका कंसिक्वेंशियल इंपल्स के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में आपका शो कर रहा है परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स के बराबर आपका काम करता है किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो मंद गति कर रहे हो या विश्राम कर रहे हो या उच्च संवेग से गति कर रहे हो या दोस्तों प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में शो कर रहा है प्रकाश के वेग के तुल्य वेग के गति के कारण हो रहे सत्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है स्थिति विज्ञान यानी सिचुएशन? यहाँ आपको बताना दोस्तों सिचुएशनलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो दोस्तों ऑप्शन है स्पीड ऑफ रेस्ट, मोशन, मूविंग मोशन, एंड दोस्तों आपका मेंटल स्पीड और स्टडी ऑफ डाटा। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका स्पीड ऑफ रेस्ट के से संबंधित आपका यानी किससे रिलेटेड है? स्पीड ऑफ रेस्ट से रिलेटेड आपका स्थिति विज्ञान संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है त्वरण, बल, द्रव्यमान और सभी। तो बताना दोस्तों विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ऑप्शन है एक्सेलरेशन, फोर्स, मास एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका शो कर रहा है मास है जो कि यानी द्रव्यमान है जो कि आपका पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? मास की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, या दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा होता है, या स्थितिज और गतिज दोनों होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है विंड्स हैव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली, दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या दोस्तों आपका बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सो करेक्ट काइनेटिक एनर्जी ओनली जो होगा दोस्तों वो हवाओं की ऊर्जा एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। ठीक है, जो कि आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को स्पेशल जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।